गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 12 की। 12 में कल हमने नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्कर की बात की थी। नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्कर अर्थात नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे थे, जिसमें नाइट्रोजन चक्कर के अंदर मैंने आपको 4 चरण बताए थे। उसका पहला चरण हम लोग कर रहे हैं और पहले चरण का पहला भाग जो था अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसका हमने एक कर लिया था वायुमंडलीय। ठीक है, कौन सा कर लिया था? वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सन जो था वो हमने कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आपको याद है तो दूसरा आपका है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, कौन होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रोजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन किसके साथ, सॉरी वायुमंडलीय हाइड्रोजन से मिलेगी। इसके औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो वायुमंडलीय हाइड्रोजन के साथ मिलेगी और उच्च ताप व दाब पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अमोनिया का निर्माण करती है। कि उच्च ताप, उच्च दाब व उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडलीय हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण करती हैं। अमोनिया का इस प्रकार का निर्माण है, उसे हेबर विधि कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? हेबर विधि कहा जाता है। ये अमोनिया जो बनी है, इस अमोनिया का औद्योगिक स्तर पर रासायनिक उर्वरक बनाने के काम में लिया जाता है। क्या बनाने के लिए? रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के काम में इसको लिया जाता है। तो समीकरण क्या होगी? वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 अणु जो है हाइड्रोजन के और उच्च ताप, दाब व उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बन जाएगी? अमोनिया के 2 अणु बन जाते हैं। यह हेबर विधि कहलाती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल जो औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो होता है। तो बच्चों बिल्कुल इजी था ये। अब देखो 2 बात हमने कर ली। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सन था और औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सन था, दोनों हमने बात कर ली। अब हमारा मुख्य 2 नंबर था, क्या था? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन था? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है, तो वो तो अजैविक, जिसमें जीव का कोई लेना देना नहीं था। इसमें कोई जीवाणु या कोई कवक या कोई अन्य सूक्ष्म जीव काम आया क्या? नहीं आया। अर्थात इसमें जीव का कोई कार्य नहीं था। लेकिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है काम आएगा। क्या काम आएगा? जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो काम में आते हैं। अर्थात वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, कौन है? परिभाषा क्या होगी? वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है उसको सूक्ष्म जीव द्वारा, किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा, ध्यान से सुनना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अथवा अकार्बनिक यौगिकों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अथवा अकार्बनिक यौगिकों में बदलने की क्रिया कहलाती है। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनको बोला जाता है डाईएज़ोट्रोफ। क्या बोला जाता है? डाईएज़ोट्रोफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाईएज़ोट्रोफ बोला जाता है। प्रश्न ये उठता है, इनको डाईएज़ोट्रोफ क्यों कहा जाता है? इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, कौन है?
वायुमंडल की जो डाई नाइट्रोजन है, कौन सी डाई नाइट्रोजन जो है N ट्रिपल बॉन्ड N, डाई नाइट्रोजन जो होती है उसका यौगीकरण करते हैं। किसका? इस डाई नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं, इसलिए इसको डाई एजोट्रोफ बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाई एजोट्रोफ बोला जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डाई एजोट्रोफ जो है वो किसे कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार से संपन्न होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। यह मैंने आप लोगों को कल भी सारणी के अंदर भी बताया था। पहला है असहजीवी नाइट्रोजन, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी का मतलब समझेंगे। सहजीवी का मतलब होता है साथ में रहना। कोई भी 2 पादप हो, चाहे जंतु हो, जीव हो, वो साथ में अगर रहते हैं उसे सहजीवन कहा जाता है। और ए का मतलब नहीं। तो ऐसा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसमें 2 जीव हैं वो साथ में संबंध नहीं बनाएंगे। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ये मृदा में उपस्थित मृदा में मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं उनके द्वारा होता है। स्वतंत्र फ्रीडम जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा होता है। अन्य किसी सूक्ष्म जीव या अन्य पादप की आवश्यकता इनमें नहीं होती है, इसलिए इनको असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। अब बात आती है ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। निम्न प्रकार के पहला इसके अंदर दे रखा है वायुजीवी। वायुजीवी जीवाणु के रूप में आपको उदाहरण याद रखना है, वो है एजेटोबैक्टर। कौन है? एजेटोबैक्टर। दूसरा उदाहरण दे सकते हो एजोमोनास। कौन किसका दे सकते हो? एजोमोनास का दे सकते हो। इसके बाद में 2 नंबर अगर हम बात करें तो वो है अवायवीय। कौन सा है? अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु की अगर हम लोग बात करें तो अवायवीय जीवाणु में क्लोस्ट्रीडियम, क्या उदाहरण होगा इसका? क्लोस्ट्रीडियम। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 3 नंबर अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो वो 2 उदाहरण दे रखे हैं आपके। एक तो क्लोरोबियम। कौन है? क्लोरोबियम। और दूसरा होता है रोडोसुडोमोनास। 4 नंबर अगर हम बात करें कवक की, फंजाई की, तो ईस्ट आप दे सकते हो उदाहरण। क्या उदाहरण दे सकते हो? ईस्ट उदाहरण आप लोग दे सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें 5 नंबर की, तो 5 नंबर या ई की नील हरित शैवाल। कौन सा है? नील हरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया, अर्थात साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की उदाहरण की बात करें तो नोस्टोक है, एनाबिना है, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए। इनके द्वारा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। वायवीय जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, अवायवीय जीवाणु, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, कवक, नील हरित शैवाल और ये नील हरित शैवाल, नॉनस्टॉक और एनाबिना। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आप लोग याद रखना, वो क्या है? देखो, जो नील हरित शैवाल है इनमें एक विशिष्ट प्रकार की सेल पाई जाती है। किसके अंदर? नील हरित शैवाल के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। किसका काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सन का कार्य करती है। और इसके लिए आवश्यकता जो होती है वो मोलिबेडनम तत्व की आवश्यकता होती है। ये आपको याद रखना है नोट के अंदर कि नील हरित शैवाल में एक कोशिका पाई जाती है, विशिष्ट कोशिका, जिसे हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। और ये हेटेरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। इसके लिए मोलिबेडनम तत्व की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखिए 2 नंबर हम बात करते हैं। एक तो असहजीवी हो गया, दूसरा है सहजीवी। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कि ये क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे असहजीवी था, यहाँ पे सहजीवी, अर्थात सूक्ष्म जीव है
वो अन्य जीव के साथ क्या है, संबंध बनाए रखेंगे। अर्थात वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसमें सूक्ष्म जीव एवं पादपों के मध्य, किसके मध्य, पादपों के मध्य सहजीवी संबंध हो। सहजीवी संबंध मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हो, एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोला जाता है। सूक्ष्म जीव और पादपों के मध्य सहजीवी संबंध जो होता है उसको क्या बोला जाता है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोला जाता है। इसमें कई उदाहरण हैं, आप देखिए कौन कौन से हैं। एक नंबर उदाहरण जो लेग्यूमिनेसी कूल है, दाल वाला कूल, क्या कौन सा होता है, लेग्यूमिनोसी कूल, आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो। लेग्यूमिनेसी कूल के 25वें चैप्टर में लेग्यूमिनेसी कूल की अगर हम बात करते हैं तो लेग्यूमिनेसी कूल के जो पादप हैं उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम, कौन, राइजोबियम है। इसके अलावा दूसरा ब्रेडीराइजोबियम, ठीक है। जीवाणु की विभिन्न जातियां प्रवेश करती हैं, जीवाणु की क्या है, विभिन्न जातियां प्रवेश करके गुल्लिकाओं का निर्माण करती हैं एवं मृदा की नाइट्रोजन को, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन स्थित होती है, इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, NO3- में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे पादप जो हैं वो आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 2 नंबर की, 2 नंबर उदाहरण की बात करते हैं कि 2 नंबर उदाहरण क्या है। तो 2 नंबर होगा कि एजोराइजोबियम, कौन सा, एजोराइजोबियम जो है उसके द्वारा लेग्यूमिनेसी कूल के जो शेष बनिया जो पौधे हैं उनमें स्तंभ गुलिकाएं बनाकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या बनाकर, स्तंभ गुलिकाएं बनाकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन का कार्य करते हैं। ठीक है। 3 नंबर उदाहरण और बता देता हूं आपको। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ जो हैं, कौन से, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं उनकी जड़ों पर फ्रेंकिया नामक सूक्ष्म जीव रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सन का कार्य करता है। 4 नंबर उदाहरण आप एजोला जो एक टेरिडोफाइटा है, एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइटा है, ठीक है ना। इसकी पत्तियों पर एक शैवाल, नीलहरित शैवाल रहती है, इन्ना बिना, कौन रहती है, नीलहरित शैवाल। ये क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो इस प्रकार से सहजीवी संबंध, पेड़, सूक्ष्म जीव और पादप का संबंध ही सहजीवन कहलाता है। सूक्ष्म जीव प्लस पादप के बीच जो क्रिया होगी वो सहजीवन कहलाता है। और हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस सहजीवन से अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा तो उसे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। अब आज का हमारा जो अंतिम टॉपिक रहेगा वो है जीवाणु संक्रमण एवं गुलिका निर्माण की विधि। जीवाणु संक्रमण एवं गुलिका निर्माण की विधि। जीवाणु संक्रमण एवं गुलिका निर्माण की विधि। देखिए, जीवाणु जो हैं वो पौधे के अंदर प्रवेश करके गुलिका का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम राइजोबियम जीवाणु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राइजोबियम जीवाणु की बात जो है वो करने वाले हैं। राइजोबियम ये मिट्टी में पाया जाने वाला ग्राम ऋणात्मक, मिट्टी में पाया जाने वाला ग्राम ऋणात्मक एवं दंडाणु जीवाणु होता है। दंडाणु का मतलब लकड़ी के समान लंबा, ग्राम ऋणात्मक होता है ये, ठीक है। हमने पढ़ा था जीवाणु के 2 प्रकार, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम ऋणात्मक होता है और दंडाणु प्रकार का जीवाणु होता है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, जो सिम्बी पादप हैं, कौन से पादप,
सिंबी पादप हैं, इन पादपों की जड़ के पास इकट्ठा हो जाता है। किसके पास? जड़ या मूलों के पास इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे गुल्लिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गुल्लिका का निर्माण करता है। अब हम इस राइजोबियम में इस गुल्लिका के निर्माण की बात करेंगे। तो गुल्लिका के निर्माण के लगभग 5 चरण हैं, 5 चरण की हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले लेग्यूम पौधों की जड़ों द्वारा एक विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन का स्राव किया जाता है। सबसे पहले जो लेग्यूम पौधे हैं, लेग्यूम पौधों की जड़ है, ध्यान से सुनना इसको, इनके द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम है लेक्टिन, क्या नाम है? लेक्टिन का स्राव किया जाता है। लेग्यूम पौधों की जड़ द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन लेक्टिन का स्राव किया जाता है। इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद ये जो लेक्टिन होता है ये राइजोबियम की विशेष जाति को, किसको? राइजोबियम की विशेष जाति को आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसके बाद तीसरी बात अगर हम बात करें, ये 2 नंबर बात होगी। तीसरी बात करें तो पादप मूलों द्वारा स्रावित हार्मोन, जैसे पादप हार्मोन ऑक्जिन है, अगले चैप्टर में बात करेंगे इनकी। साइटोकाइनिन है, कौन है? साइटोकाइनिन है, तथा नोड कोरक है, के प्रभाव से ये जो राइजोबियम है ये मूल रोमो राइजोबियम जो है वो अंदर अभी नहीं जाएगा। साइटोनिन, काइनिन, ऑक्जिन व नोड कारक से जो मूल ये जड़ है, इसकी जो मूल रोम है वो उस मूल रोम का जो शीर्ष है, मूल रोम का क्या है? शीर्ष है, वो हुकनुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हुकनुमा हो जाता है या हुकनुमा होकर कुंडलित हो जाता है। यह होने के बाद में 4 नंबर आपको बता देता हूँ। इस हुक के समान कुंडलित मूल रोम के सिरे पर कोशिका भित्ति जो होती है वो फटने लगती है। कोशिका भित्ति जो है वो क्या हो जाएंगी? फटती हैं। फटने से राइजोबियम है वो क्या करेंगे? अंदर प्रवेश कर जाएंगे। राइजोबियम क्या कर जाएंगे? अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश, कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। अब इन राइजोबियम को बैक्टीरोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरोइड। जब कोशिका के अंदर शीर्ष से कोशिका भित्ति फटती है तो उससे ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब इनको बैक्टीरोइड बोला जाता है। अब क्या होगा? अब मूल रोम की झिल्ली संक्रमण तंतु का निर्माण करती है। मूल रोम की जो झिल्ली है वो संक्रमण तंतु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? संक्रमण तंतु का निर्माण करती है। और धीरे धीरे संक्रमण तंतु का निर्माण जो है वलकुटी कोशिका में प्रवेश करता है। किसमें? वलकुटी कोशिका में प्रवेश करता है। वलकुटी कोशिका में प्रवेश करता है। वह बाह्य वलकुटी कोशिकाओं के केंद्र में बहुगुण होता है। मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होती है जिसके द्वारा डीएनए की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। डीएनए की मात्रा क्या है? बढ़ने लगती है, जिससे वलकुटी कोशिकाएं बहुगुणित हो जाती हैं। वलकुटी सेल्स जो है वो क्या हो जाती हैं? बहुगुणित हो जाती हैं। और बहुगुणित होने से इनमें फिर सतत विभाजन होते हैं। कौन से विभाजन होते हैं? सतत विभाजन होते हैं। सतत विभाजन होने से गुल्लिकाओं का निर्माण जो है वो हो जाता है। और इस गुल्लिका के निर्माण की जो वृद्धि है वो IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल जो है उस हार्मोन के द्वारा होती है। ठीक है, उसके द्वारा होती है। तो इस प्रकार हमने ये पूरा जो है जीवाणु संक्रमण एवं गुल्लिका निर्माण की विधि, तो इस प्रकार से लेग्यूम पौधों की जड़ है। सबसे पहले इनमें ग्लाइकोप्रोटीन का स्राव होता है, लेक्टिन का, जो राइजोबियम को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आकर्षित करने के बाद में इस पादप की जड़ें ऑक्जिन, नोडकारक, साइटोकाइनिन के द्वारा इसका जो मूल शीर्ष होता है वो हुकनुमा हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हुकनुमा हो जाता है। हुकनुमा हो जाने के बाद में इसकी जो कोशिका भित्ति है वो फटने लगती है। फटने से राइजोबियम है वो कोशिका में क्या कर जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे।
तब इनको बैक्टीरियोइड बोलेंगे। फिर मूलरोम की झिल्ली है वो संक्रमण तंतु का निर्माण करती है जिसकी वल्कुटी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। उसके बाद में इनमें बहुगुणन होता है जिससे डीएनए की मात्रा बढ़ने लगती है। डीएनए की मात्रा बढ़ने से वल्कुटी कोशिकाएं भी बहुगुणित हो जाती हैं। इन वल्कुटी कोशिकाओं के बहुगुणित होने पर इनमें सतत विभाजन होते हैं जिससे गुलिकाओं का निर्माण होता है। ये गुलिकाएं इंडोल एसिटिक अम्ल द्वारा वृद्धि करती हैं, हार्मोन द्वारा वृद्धि करती हैं। इसके बाद में क्या होता है, ग्रंथि का निर्माण के बाद में मान लीजिए ग्रंथिका का निर्माण हो गया, इसके बाद में क्या होता है, इसमें सहवन उत्तक विकसित होते हैं। कौन से उत्तक? सहवन उत्तक विकसित होते हैं और मूल के सहवन उत्तक से संबंध स्थापित कर लेते हैं और ये मूल के जो है उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं। और जो जीवित ग्रंथिका में उपस्थित बैक्टीरियोइड की परिजीवाणु झिल्ली द्वारा वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही आपको बता देता हूँ, एक वर्णक लेग हीमोग्लोबिन के कारण ग्रंथिकाएं गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं। ये जो ग्रंथिकाएं होती हैं ये गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं, किस वर्णक के कारण? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन के कारण ये ग्रंथिकाएं गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं, जबकि मृत अवस्था में श्वेत या हल्के रंग की होती हैं। जीवित की बात करें तो गुलाबी और मृत अवस्था में ये हमें दिखाई देंगी श्वेत तथा हल्के रंग की, श्वेत तथा हल्के रंग की दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इनकी बात की, जो असहजीवी सहजीवी इनकी हमने बात की। कल संडे है लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो कल आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा या आगे वाले वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।